5-6 सेकंड का मेमोरी याद नहीं रह रहा है, है ना। चलो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टार्ट करते हैं सर बातचीत इसके बारे में। क्या है ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? सबसे पहले तो मीनिंग के बारे में बात करेंगे। एंड एक बार मीनिंग के पहले बात करने से पहले ना, एक बार क्विक रिकैप इनटू आवर पास्ट जर्नी एक बार करते हैं हम लोग, है ना। क्विक रिकैप इनटू आवर पास्ट जर्नी। सर क्या कहने का क्या अर्थ है आपका? यार हम लोग पिछले दिनों जितने चैप्टर्स किए हैं एक बार उसको मैं रिकैप करवाना चाह रहा हूँ। आप लोग देखो, हम लोग ने बिजनेस करने के अलग अलग तरीके देखे, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो या विदाउट प्रॉफिट मोटिव हो, ठीक है कि नहीं है? फिर दोस्त अगर आप लोगों को याद आए तो हम लोगों ने फिर ये पढ़ाई किया था कि चलो प्रॉफिट मोटिव हुआ या नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव हुआ, ये तो एक दूसरा ही चर्चा है। बट एक चीज आप लोगों को और बताया था, इफ यू रिमेंबर गाइस, कि यार देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी कर सकते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट है तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट या ये सब ऑपरेट कर लो। और अगर 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 नॉट फॉर प्रॉफिट है तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट ऑपरेट कर लो। और उसके बाद आप लोग को यह भी बताया गया था कि अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि आपको जो है वो अपने बिजनेस का जो है आपको प्रॉफिट का काम नहीं करना, बट आपको ये इंश्योर करना है कि म्यूचुअल बेनिफिट सबका हो, तो आप अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लो। ये हमारा जर्नी था इनटू अवर लास्ट डेज डिस्कशन। बंद हो सकता होता तो है, देखो कर तो बंद कर, आप बैठो ना, आपको नहीं करना है, ऐसे भी होता है। खैर पॉइंट पे आते हैं अपनी बात। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में अपन ने बात करी, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। सर क्या है ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जरा ध्यान से सुनो भैया, सिंपल सा बात है। देखो पहला बात तो भव्य ध्यान से सुन लेना भाई, पब्लिक कंपनी और पब्लिक एंटरप्राइजेस सेम नहीं होता, बाजार में जाके ये सब मत चिल्लाना। पब्लिक कंपनी एक अलग चीज है, पब्लिक एंटरप्राइजेस स्वास्तिक एक अलग चीज है। स्वास्तिक बोलता है सर ऐसा तो हम लोग को मैडम नहीं बताई थी, जनरली नहीं बताती किसी स्कूल में कोई मैडम, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हो। सुनो बात, जब आप बात पब्लिक कंपनी का कर रहे हो ना, देखिए हाँ, पब्लिक कंपनी का जब आप बात कर रहे हो ना भाई, ये कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, पब्लिक कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। प्राइवेट बिजनेस ओनर का ये है सर, ये तो लिखा हुआ पब्लिक कंपनी है। अरे बाबा, पब्लिक कंपनी होने का अर्थ है कि वो अपना शेयर्स पब्लिक को इश्यू करके पब्लिक से पैसा रेज कर सकता है। वो पब्लिक को शेयर्स इश्यू करके पब्लिक से पैसा रेज कर सकता है। पब्लिक कंपनी का ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ओनर्स प्राइवेट बिजनेस नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वो एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक एंटरप्राइज नहीं है। अच्छा सर, सबसे पहले तो यही लॉजिक क्लियर हुआ आज फर्स्ट टाइम। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है, अपने पढ़े भी है डेफिनेशन में, मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज, यहां पर अपने लोग पढ़े हैं कि पब्लिक कंपनी वो है जो पब्लिक को शेयर इशू कर सकता है। याद करो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ा है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकता, तो ये बात तो बिल्कुल हमें ध्यान आता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिए, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या है? भैया कोई भी बिजनेस में, भैया कोई भी ऐसा बिजनेस ना, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका मेजॉरिटी शेयर, जिसका मेजॉरिटी शेयर, मेजॉरिटी शेयर का क्या मतलब होता है सर? 51%। किसी भी बिजनेस में कम से कम 51%, कम से कम 51% ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके, या स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता किसको ओन और ऑपरेट कौन कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये कि गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट है, इससे कोई लेना देना, कोई अंतर नहीं पड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलाउड है, स्टेट गवर्नमेंट भी अलाउड है, सेक्टर पर स्टेट भी अलाउड है, स्टेट प्लस स्टेट भी अलाउड है। अच्छा सर ये बातचीत है क्या? हाँ जी ये बातचीत। तो दोस्त वापस से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जिसका मिनिमम 51%, कितना बोलो तो 51%
ओन एंड ऑपरेट कर रहा है कौन बोलो तो? क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, क्या तो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंटर और स्टेट, या फिर स्टेट और स्टेट। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सर बात समझ में आ गया? तो इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ पीपल। सर समझ में आ गया? तो इसमें कितना मिनिमम ओनरशिप होना चाहिए बोलो तो? 51%। मिनिमम ओनरशिप कितना होना चाहिए? 51%। ठीक है ना सर? मतलब बाकी का 51 तो कम से कम है, 90 भी ओन कर सकता है गवर्नमेंट। बाकी का सर मतलब प्राइवेट सेक्टर ओन कर सकता है, मेरे आपके जैसे लोग ओन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सर ऐसा भी है कि नहीं भी ओन कर सकते हैं। क्लियर है ना? अभी ध्यान से सुनना। तो ये रहा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये वाला डेफिनेशन ही बेस्ट लगा मेरे को। इसी जगह कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने का दरकार उतना है नहीं, सब काटा पीटी कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ भैया? बहुत रिलैक्स्ड वे में। पब्लिक एंटरप्राइज रेफर्स टू सच इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस व्हिच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंटर एंड और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब समझ में आया? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए एंड स्लैश और लिखा है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? दोस्तों अभी तक खाली ये एक्सपेक्टेड है कि सारे के सारे आप लोग समझ गए हो पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होता है। बताइए आप लोग फटाफट फटाफट बताइए सर, बताइए सर आप फटाफट दोस्तों, फटाफट दोस्तों क्या चल रहा है? मेरे को एक बात बताइएगा, अभी तक आपने क्या सीखे हैं? अभी तक दोस्तों अपने ये सीखे हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है, पब्लिक एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिसको ओन और ऑपरेट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों? सर ये मसला है क्या? हाँ जी ये मसला है। बात सर समझ में आ गया आपका? बात सर समझ में आ गया? ओके सर, ओके सर, ओके सर। बोलिए सर, बोलिए। सही है जी सर, बिल्कुल सर सही है। ऑनलाइन वाले दोस्त चलिए देखते हैं, ऑनलाइन वाले दोस्त समझे कि नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन नाविका आपसे है, नाविका व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलिए तो? Enterprise is such an enterprise in which 50% of ownership and control lies with the government or state government or देखिए ये 51 मत बोलिए, मेजॉरिटी बोलिए, विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बोलिए। 51 तो मैंने कहा कि ये मेजॉरिटी दिखाता है ना? 51 इसलिए मैंने कहा, रियल लाइफ में ऐसे नहीं लिखना होता है, अपने लिखते हैं सिंपली। आप लोग और सिंपल कर लो नाविका। पहला बात तो नाविका सही समझी, कोई गलत नहीं है इसमें, बट नाविका और सिंपल कर लो इसको कि a form of you know it refers to any industrial and commercial enterprise. It refers to any industrial and commercial enterprise which is owned and operated by center and or state government. खत्म हो गया। owned and operated, owned and operated, owned and operated. Come on everyone, what is the word? owned and operated. Correct. ऑनलाइन वाले दोस्तों what is the word? बस खत्म, इतना ही मांगता, इतना ही मांगता, इतना ही मांगता। सर बात तो क्लियर है? सर बात तो क्लियर है सर? तो ये रहा, यहां पर ये लिखा है द टर्म पब्लिक एंटरप्राइज रेफर टू सच इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंटर एंड और स्टेट गवर्नमेंट, एंड और स्टेट गवर्नमेंट। सर ये मसला है क्या? हाँ जी साहब ये मसला है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, यार एक चीज समझने की कोशिश करना। अगर आप अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं? बिजनेस का, किसी प्राइवेट सेक्टर के ओनर का कि गवर्नमेंट ओनर का? गवर्नमेंट ओनर का, यस और नो? तो क्या आपको लगता है प्रॉफिट मोटिव मेजर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है? नहीं रहने वाला। सर्विस बोलेंगे मतलब सोसाइटी का बेनिफिट देखेंगे। अब जैसे देखो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट ये देख रही थी कि यार प्राइवेट सेक्टर ना सिलेक्टेड जगह पे ही काम करना चाह रहे हैं, बैंगलोर, महाराष्ट्र, क्यों? क्योंकि ये सब सूटेबल क्लाइमेट, सूटेबल एवरीथिंग था। तो इंडियन गवर्नमेंट अब क्या चाहता था कि यार इंडस्ट्रीज तो सब जगह बैठे, सब जगह बैठे वो तो अलग चीज है, पर इंडस्ट्रीज बैठना तो शुरू हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या आपको पता है 1947 के टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पहला बात तो इतना पैसा था नहीं, और ना ही प्राइवेट सेक्टर को इतना बड़ा मार्केट दिख रहा था कि वो लोग कोई बिजनेस करे, कोई बड़ा बिजनेस करे। लेकिन एक बात बताओ,
इसका मतलब क्या इंडिया में बिजनेस सेट नहीं होना चाहिए था? होना तो तब भी चाहिए था। जी बिल्कुल। तब गवर्नमेंट सामने आकर आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन ये सब खोला, जिससे लोगों का, सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या बेनिफिट? अरे क्या बात करते हो यार, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों को काम मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या? सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट जब बिजनेस बैठाता है, गवर्नमेंट जब दोस्त इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। नौकरियां मिलने के साथ साथ आप ये सोचिए ना, सोसाइटी में गुड्स मिलेगा। आज किसी को आयरन रॉड ये सब चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, वो लोग को विदेश से मंगाना पड़ता था। जब इंडिया में ही प्रोडक्शन इन सब का चलने लग गया तो क्या विदेश से मंगाने का जरूरत पड़ा? दी आंसर इज नहीं। सॉरी, जी बिल्कुल। अब स्वानी ने एक अच्छा पॉइंट किया कि सर जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो हमारे कंट्री का वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, जिसकी वजह से नेशनल इनकम जो बोलते हैं जीडीपी कंट्री का, वो बढ़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट। अब आप लोग फिर ये सोचते हो कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर लिखिए क्या? कितना इजी है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब, पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब समझ लो, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री सेटअप करने से पता है क्या हुआ? इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया। नहीं समझे? आज जब आप एक इंडस्ट्री बैठाते हो, मतलब वहां पर आप क्या करते हो? मशीनें लगाते हो। मशीनें लग गई तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। ये यहां पर बातचीत, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया, यही यहां पर बातचीत है। ये देखिए, यही बोला है। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया रिक्वायर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। This can be possible only with the establishment and growth of basic industry such as iron and steel, petrol, chemical, fertilizer, which require huge capital investment. They require huge capital investment. और ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास कैपेसिटी नहीं था उस समय। नहीं समझे? आज आयरन और स्टील इंडस्ट्री करवाना ना, खड़ा करना है ना आपको, बेसिक 100-200 करोड़ रुपया के बिना नहीं हो सकता। क्या उस समय प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा था? और अगर था भी तो क्या आपको पता है प्राइवेट ये सब इंडस्ट्रीज में 5 साल से पहले पैसा आना शुरू नहीं होता? क्या इतना पेशेंस हो सकता हर कोई के पास? अपने को तो ऐसा है कि भैया आज दुकान बैठा है तो कल पैसा चाहिए, 5 साल तक 7 साल तक बैठाएंगे, हर कोई का उतना नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के भरोसे गवर्नमेंट रह जाता है, एक बात बताइए, तो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये सब बैठ पाता क्या? ये जो कोल इंडिया आज कितना बड़ा फर्म है गवर्नमेंट का, कितना बढ़िया काम कर रहा है, आज प्रॉफिट मेकिंग है कोल इंडिया, तो लॉस मेकिंग मत समझ लेना, प्रॉफिट बना रहा है ये यहां पर है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लो। मैंने आपको बोला था ना लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, एग्जाम में अगर आ गया ना कि प्राइवेट सेक्टर क्यों इंडस्ट्री शुरू में सेट नहीं कर रहा था, तो 2 रीजन था। पहला तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हाई है, क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हाई है, और लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड। सर ये क्या हुआ लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड? अरे बाबा जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया और जिस दिन आपको रिटर्न आना शुरू हुआ, उसके बीच का गैप। अरे यार मेरे को तो चाहिए ना, मैं इन्वेस्ट आज किया हूं तो जल्दी से जल्दी मेरे पास पैसे आने लगे। आयरन और स्टील जैसा इंडस्ट्रीज में 5-5, 7-7 साल लग जाता था। तो आप लोग एक बात बताइए, क्या लॉजिकल है? क्या आप ही लोग बताइए, लॉजिकल है क्या? ये यहां पर लिखा हुआ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होने की वजह से ये ट्रबलसम अफेयर बन गया था, एंड दैट्स व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर। पहला पॉइंट। सर इनके बारे में क्या क्या याद करना है? खाली 5-6 लाइन, खाली 5-6 लाइन, ज्यादा पैनिक नहीं होना है। और वो 5-6 लाइन तो याद हो ही गया होगा। इसमें आपको क्या लिखना है कि गवर्नमेंट हैड टेकन अप द इनिशिएटिव टू सेट अप इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, पेट्रोल, कोल एटसेट्रा। Why? Because of 2 reasons. Because the private sector was not willing to invest a huge sum. Number 2, there was a longer gestation period. It helped the country and the people in the country to gain massive employment. It increased the GDP. बस ये सब तारीफ कर दो अब आप अपना। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों जो अपन पढ़ाई की है अभी, अपन क्या सीखे? अपने सीखे हैं कि भैया सीधा सा बात है, सबसे पहले अपने आज सीखे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होता क्या है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होते हैं जिसको ओन एंड ऑपरेट, क्या ओन एंड ऑपरेट कौन करता है बोलो तो? ओन एंड ऑपरेट करता है गवर्नमेंट।
हम लोग पहले ये पढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें पहला था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंट्री में इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, कंट्री में इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसे लग रही है, इस वजह से करने को में भी राजी नहीं है, या फिर इतना ज्यादा जेस्टेशन पीरियड टॉलरेट करने को राजी नहीं है। तो ये था पहला पॉइंट। क्लियर है क्या? अगर समझ गए तो लिख लोगे, नहीं समझे इज द प्रॉब्लम। क्लियर है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से गाइस? ओके, चलिए सही से। तो दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव पब्लिक एंटरप्राइजेस का हम लोगों ने पढ़ लिया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ लिया अपन ने? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहला था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा था प्लान्ड ग्रोथ। सर ये प्लान्ड ग्रोथ वाला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। एक चीज समझना, एक कंट्री में हर चीज तो बैलेंस्ड ही होना चाहिए ना। कॉमन सेंस क्या बोलता है? हर चीज बैलेंस्ड होना चाहिए। एक कंट्री में हर चीज क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। अब आप लोग समझने की चेष्टा करो, एक कंट्री में हर चीज बैलेंस्ड होना चाहिए। अब सोचो कंट्री का कितना खराब हालत होगा, आप लोग सोच के देखो कि उस कंट्री का कितना खराब हालत होगा जहां पर एक ही तरीके का बिजनेस प्रॉस्पर कर रहा है। अब अगर आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस में फोकस करो कि प्राइवेट सेक्टर सब कुछ संभाल लेगा, तो भैया प्राइवेट सेक्टर तो वहां इन्वेस्ट करेगा या वहां हेल्प करेगा जहां पर प्रॉफिट ज्यादा है और तुरंत आ रहा है। प्रॉफिट ज्यादा भी और तुरंत आ रहा है। अब यार ऐसे भी तो चीजें होती है ना जहां प्रॉफिट तुरंत नहीं आ रहा होता या ज्यादा नहीं आ रहा होता, बट वो चाहिए होती है। अब आयरन और स्टील, एयरलाइंस में क्या प्रॉफिट है? बहुत ज्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है बहुत। क्या एयरलाइंस जरूरी नहीं है कंट्री का डेवलपमेंट के लिए? अरे बाबा, कंट्री के लोग बाहर पढ़ने जाएं, कंट्री का माल बाहर बिके जाके, तो इसके लिए एयरलाइंस बड़ा जरूरी है। अब प्राइवेट सेक्टर रेडी था नहीं उस समय, एक्सेप्ट टाटास, तो गवर्नमेंट को घुसना पड़ा। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में इक्वल ग्रोथ होना चाहिए हर जगह पर। सिर्फ कुछ एरियाज जहां पर प्राइवेट सेक्टर को दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, खाली वहां घुस गया और बाकी सब कोई बेकार हो गया, तो यार दैट इज अ स्टूपिड अफेयर, दैट इज अ लॉस मेकिंग अफेयर, दैट इज नॉट अ लॉजिकल अफेयर टू बी इन, नॉट अ लॉजिकल पोजीशन टू बी इन, टू बी ऑनेस्ट। यस और नो यार? ये बातचीत है, ये बातचीत चल रही है। सर समझ आया? यही लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर मेनली गाइडेड बाय प्रॉफिट, देयरफॉर दे चूज ओनली दोज एरियाज which give quick and handsome profits. This results in an imbalance in the development of various sectors. क्योंकि सब कोई तो उसी बिजनेस में घुस रहा है। Since some industries suffer from overproduction while there is a shortage of goods in other industries. एक जगह तो शॉर्टेज है, एक जगह सब घुसे पड़े हैं। Therefore public help in achieving this balanced growth. इसीलिए आप लोग देखो गवर्नमेंट बिजनेसेस, आप कभी भी नहीं सुनोगे कि इंडियन गवर्नमेंट मर्सिडीज बना रहा है। अरे इसका रीजन है कि उस बिजनेस में घुसेगा, किस बिजनेस में? उस बिजनेस में घुसेगा जहां पर क्या? उस बिजनेस में घुसेगा जहां पर जो है बैलेंस ग्रोथ अचीव हो, जिससे बैलेंस ग्रोथ अचीव हो। उस बिजनेस में घुसेगा जिसमें क्या हो? बैलेंस ग्रोथ अचीव हो। ऐसा नहीं हो कि यार एक ही बिजनेस में सब घुसे पड़े हैं। इसीलिए देखो गवर्नमेंट आयरन स्टील, एयरलाइंस, कोल, ये सब बिजनेसेस में है। आप नहीं सुनोगे कि गवर्नमेंट जो है कभी वो एक्वाटिका जैसा कोई वाटर पार्क खोल रहा है। अरे भैया जो जरूरत है वो खोलेगा ना भैया। यहां पर यही लिखा हुआ, यही पढ़ रहे हैं, प्लान्ड ग्रोथ, इक्वल डेवलपमेंट। क्या? इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। प्लान्ड ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। तो दोस्त एक बार आइए हम और आप जो है रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। सुनिएगा एकदम ध्यान से बात। हम लोगों ने दोस्तों सबसे पहले पॉइंट को छेड़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट को छेड़ा। क्या पॉइंट छेड़ा बोलो तो भैया? क्या पहला ऑब्जेक्टिव था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज बैठना शुरू हो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज बैठाना शुरू किया गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं विलिंग था। दो रीजंस की वजह से, ज्यादा पैसा लग रहा था और जेस्टेशन पीरियड लंबा था, और दूसरा था प्लान्ड ग्रोथ। अरे भैया ग्रोथ करना है
अरे बाबा कंट्री का ग्रोथ करना है तो हर सेक्टर में कंट्री को अच्छा करना पड़ेगा ना। अब प्राइवेट सेक्टर तो देखता था जहां पे क्विकली और फटाफट प्रॉफिट्स आ रहा है उसमें प्राइवेट सेक्टर अपना घुस जा रहा है आराम से, और बाकी फिर हो ये रहा है कि कुछ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और कुछ में शॉर्टेज हो रहा है। वो चीज को गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस घुस के ठीक किया। कोल, आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, ये सब में एंटर कर करके। तो ये था 2 पॉइंट। इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? हाँ ना बोलिए फटाफट गाइस, ऑनलाइन वाले। ओके 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 दोस्तों, नाउ लेट्स गो अहेड विथ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। लेट्स गो अहेड विथ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। भाई साहब, ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या होगा? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ये इंश्योर करता है, जो सेकंड वाला पॉइंट था ना उसी का कंटिन्यूटी है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ये इंश्योर करता है ना कि भैया देखो, सब कोई तो अर्बन एरिया में आके बिजनेस कर रहा है, सब कोई अर्बन एरिया में आके बिजनेस कर रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक इम्पार्शियलिटी क्रिएट हो रहा है कंट्री में। अब देखो महाराष्ट्र, बैंगलोर, बहुत भयानक बिजनेस है वहां पे, तो वहां के लोगों का लाइफ और एज इट इज इन जनरल बहुत अच्छा है, बट आप इधर देखो। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट क्या करता है, बिहार, झारखंड, ये सारे जगहें, जितनी भी जगहें हैं बेसिकली जो इग्नोर्ड रह जा रही है, जो इग्नोर्ड रह जा रही है, गवर्नमेंट वहां एंटर कर जाता है। गवर्नमेंट वहां एंटर कर जाता है, गवर्नमेंट वहां एंटर करके बिजनेस करने लगता है। दैट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। दैट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। मतलब गवर्नमेंट एंटरिंग वेन्यूज वेयर नोबडी अदरवाइज डज, enters places where nobody otherwise does, जिसे हर जगह डेवलपमेंट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट वो सब जगह बिजनेस करना चाह रहा है। तो ये हो गया 3 पॉइंट्स, ये हो गया 3 पॉइंट्स। आइए सर एक बार तीनों पॉइंट के बारे में आप हमारे से बात कीजिए। पहला पॉइंट क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला पॉइंट क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, तो प्लान्ड ग्रोथ। क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपने पढ़े कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री सेटअप करना था जल्दी जल्दी। प्लान्ड ग्रोथ का मतलब है प्राइवेट सेक्टर कुछ ही बिजनेसेस में एंटर करते थे क्योंकि उनको वहां पे तुरंत प्रॉफिट मिलता था, बट ऐसा लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस या लार्ज वैरायटी ऑफ बिजनेस था जो इग्नोर चला जाता था। जो क्या चला जाता था, इग्नोर, जो फिर लगाने लगा, जो फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो एंटर करके स्टार्ट करने लगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर एंटर करके स्टार्ट करने। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर एंटर करके स्टार्ट करने लगा तो जो बिजनेसेस इग्नोर हो गए थे वहां घुस गया गवर्नमेंट। और लास्टली बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जैसे प्राइवेट सेक्टर कुछ बिजनेसेस में घुस रहा था, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर कुछ स्टेट्स में ही काम कर रहा था। गवर्नमेंट को तो सारे स्टेट्स का डेवलपमेंट चाहिए था, तो थर्ड पॉइंट बोलता है गवर्नमेंट सारे स्टेट्स में इंश्योर किया या मैक्सिमम स्टेट्स में इंश्योर किया कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं ऑपरेट कर रहा है हम लोग वहां पर भी ऑपरेट करें। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। क्लियर है गाइस? क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो यार? यस और नो यार? ओके सर। चौथा वाला पॉइंट जो है यार, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट यार नौकरी देना चाह रहा था लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल्स को। बस इतना पढ़ लो कि इससे क्या हो रहा है, कंट्री में रिसेशन, कंट्री में बुरा टाइम नहीं आ रहा है और कंट्री में डेवलपमेंट और ओवरऑल इनकम हमेशा बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट आज गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिल रही है। और करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलने की वजह से क्या है कि कंट्री में प्रेशर कम है ना, लोगों के पास नौकरी है। तो अंडरस्टूड ये बात है। एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ सरप्लस। पब्लिक एंटरप्राइज अंडर नो कंपल्शन टू डिक्लेयर डिविडेंड, दे कैन प्लग बैक द सरप्लस, द रिसोर्सेज जनरेटेड बाय दिस एंटरप्राइज यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज आप चीज समझो, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। भैया रिलायंस इंडस्ट्री में अगर रिलायंस इंडस्ट्री प्रॉफिट किया और शेयर होल्डर्स के साथ शेयर नहीं कर रहा है ना, शेयर होल्डर्स खा जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से खा जाएंगे कि भाई क्या चल रहा है, चलेगा नहीं। लेकिन क्या गवर्नमेंट एंटरप्राइज को आप फोर्स कर सकते हो? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को आप फोर्स कतई नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को फोर्स करना। तो जब आप गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को दोस्तों फोर्स कर ही नहीं सकते, तो दोस्तों जब आप गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को फोर्स कर ही नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को जब आप फोर्स कर ही नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट एंटरप्राइज क्या करते हैं, अगर कुछ फायदा भी होता है ना, तो अपने शेयर होल्डर्स में बांटने की जगह गवर्नमेंट का जो भी जरूरत होता है ना, कोई ब्रिज बनवाना है या कुछ भी बनवाना है, गवर्नमेंट उसको अपने नेशन डेवलपमेंट के काम पर ले लेते। गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि गवर्नमेंट को कोई भी खर्चा करना है, वरना गवर्नमेंट किस पर रिलाई करेगा? अपने पे टैक्सेस पर। अब ये सब इंडस्ट्रीज अगर अच्छा करी तो गवर्नमेंट को क्या अपने से ज्यादा टैक्स लेने का दरकार पड़ेगा? गवर्नमेंट को अपने से ज्यादा टैक्स लेने का दरकार बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग, जनरेशन ऑफ सरप्लस के अंदर। इज इट क्लियर दोस्तों? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर एक काम करो ना, आप एक बार एक्सप्लेन करो, आप एक बार इस पांचों पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन करो, पांचों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। भैया पहला पॉइंट था प्लान्ड ग्रोथ, जिसमें अपने अरे पहला पॉइंट था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बेसिकली फटाफट इंडस्ट्री सेट करवा रहा है, क्योंकि जब इंडस्ट्री सेट करेंगे तब क्या होगा, कंट्री आगे बढ़ेगा। दूसरा प्लान्ड ग्रोथ, जिस बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस रहा था, गवर्नमेंट उस बिजनेस में घुस रहा था। नेक्स्ट था बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो एरियाज में गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस रहा था, जिन स्टेट्स में सिटीज में गवर्नमेंट कोशिश किया वहां पर भी डेवलपमेंट हो। चौथा एम्प्लॉयमेंट, मैसिव लोगों को, करोड़ों लोगों को आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देता है। पांचवा पॉइंट जनरेशन ऑफ सरप्लस, जो सरप्लस आता है यानी कि गवर्नमेंट का प्रॉफिट को प्रॉफिट्स नहीं सरप्लस बोलते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसा तो कंपल्सन है नहीं कि गवर्नमेंट को उसको डिविडेंड के रूप में बांटना पड़ेगा, ऐसा तो कोई कंपल्सन नहीं है। तो बाबू जब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, तो जब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, जो सरप्लस आया या प्रॉफिट आया उसको नेशन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जो प्रॉफिट आया, सरप्लस आया, गवर्नमेंट उसको नेशन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्यों बोलेंगे? गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, जो शेयर होल्डर्स है उनको पता है कि जरूरी नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा। अरे शेयर होल्डर्स लोग कहाँ काम करते हैं? शेयर होल्डर लोग तो शेयर खरीदते हैं। आप ये पूछो कि शेयर क्यों खरीदे, आपका क्वेश्चन ठीक कर दो। शेयर होल्डर्स को क्या काम करवाते हैं, क्या किया? मेरे पास भी कोल इंडिया का शेयर है, तो हम काम थोड़ी करने जाते हैं कोल इंडिया में मंडे से फ्राइडे। हाँ कोल इंडिया का शेयर है, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझ, और मेरे पास क्या है यार, आप लोग अपना एक अकाउंट खोलिए, खरीद लीजिए स्टॉक मार्केट से, 170 रुपए में कोल इंडिया का शेयर मिल रहा है, खरीदिए जितना खरीदना। हाँ ये है कि कैलकुलेट करके खरीदिएगा, ये मत बोलिएगा सर बोले थे खरीद ले, हम नहीं बोल रहे हैं। आप बोले कि ऐसे एज इफ मेरे पास कोई वो रोल्स रॉयस गाड़ी है जो उसमें कुछ घमंड है, कुछ नहीं है, तो भव्या के पास भी हो सकता है। एक अकाउंट खोलना है, भव्या जितना पिज्जा पे खर्चा करता है, अगर भव्या डालने लगे तो भव्या एक दिन कोल इंडिया का मालिक भी बन सकता है धीरे धीरे, है कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को ध्यान से समझना, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर कंट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, गवर्नमेंट बांटने की जगह पर गवर्नमेंट उसको भी कंट्री में इन्वेस्ट कर देता है। याद रखना, इको क्लास में भी बोला था, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब? इन्वेस्टमेंट। कहीं पर भी वर्ड देखो कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसे घबराना मत, ये क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। इंस्टेड ऑफ पैसा रख के बांट रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, गवर्नमेंट वापस से इन्वेस्ट कर देता है कंट्री में। एक पॉइंट और मैं एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड हूं, बाकी अपना पढ़ते रहना आप लोग, वो है एगालिटेरियन सोसाइटी। सर एगालिटेरियन सोसाइटी, एगालिटेरियन सोसाइटी की तरफ गवर्नमेंट हेल्प करता है। किसकी तरफ हेल्प करता है? एगालिटेरियन सोसाइटी। पर ये है क्या सर, अंडा वंडा बिक्री होती है क्या? नहीं, एगालिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। लिखो अपने नोट्स में, सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी।
इक्वालिटी। एगलिटेरियन सोसाइटी क्या है? एक ऐसा सोसाइटी जो किस पर बेस्ड है बोलो तो? इक्वालिटी पर बेस्ड है। एगलिटेरियन सोसाइटी क्या बोलो तो? सोसाइटी जो किस पर बेस्ड है बोलो तो? इक्वालिटी पर बेस्ड। क्लियर है सर? बिल्कुल सही है। तो एगलिटेरियन सोसाइटी आप लोगों को समझ में आ गया, सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ। आज मान लो कि आज प्राइवेट सेक्टर कोई आयरन और स्टील या जेट एयरलाइंस का बिजनेस में आ गया, खाली प्राइवेट, एक ही प्राइवेट सेक्टर है, वो एक दिन मोनोपोली बन जाएगा और फिर लोगों का फायदा उठाएगा अननेसेसरीली हाई प्राइसेस चार्ज करके या खराब माल बेच के। गवर्नमेंट का बिजनेस करना ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी बना रहे। प्राइवेट सेक्टर का मोनोपोली बनना लोगों के लिए खतरा ना बने, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी बिजनेस कर रहा है। गवर्नमेंट के पास खुद के पास भी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के पास खुद के पास भी स्कूल्स है। आज आप सोचो एक बार, आज जो स्कूलों का फीस चल रहा है, स्कूलों का फीस चल रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका स्कूल का फीस होगा ना, अधिकतर लोगों के मतलब बच्चे लोग जो आप लोग रास्ते में देखते हो ना, उनके पेरेंट्स का मंथली सैलरी उतना नहीं है जितना आपका स्कूल का फीस होगा। तो क्या वो लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, बट वो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की वजह से। और क्या वैसे लोग सुपरस्टार नहीं बन रहे दुनिया के अंदर? क्या बात कर रहे हैं? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was one of those persons। हम तो आपको एग्जांपल इंडिपेंडेंस के बात करें, इंडिपेंडेंस के पहले का दे दिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, 2 लॉ का डिग्री, 2 पीएचडी, एक इकोनॉमिक्स में पीएचडी और एक लॉ में पीएचडी। कहां से? कोई चिंटू मिंटू यूनिवर्सिटी से नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएस एंड यूके। और वो दर्जे का इंसान अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस तरीके का लोग काम कर रहे हैं आपके नेशन में। ये यहां पर बता रहे हैं एगलिटेरियन सोसाइटी, सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। एक और पॉइंट बता देते हैं आपको, सेल्फ रिलायंस आया। अच्छा एक चीज याद रखना, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस कर रहा है, इससे वर्कर्स और कंज्यूमर्स को एडल्टरेशन, ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजों से प्रोटेक्शन मिल रहा है। एडल्टरेशन का मतलब मिलावट, सामान में मिलावट। जो हल्दी पाउडर है ना, उसमें वो हॉर्स डंग डाल के बेचा जाता है, हॉर्स डंग मिला के। हल्दी नहीं, धनिया में, हाँ धनिया पाउडर। हाँ जानबूझ के बोला। हाँ देंगे, ये जाके पढ़ लो ये तो गूगल में है, तुम लोग गूगल करते रहता है ना, ये न्यूज मिल जाएगा तुम लोग को। तो ये सब जो होता है यहाँ पर सोसाइटी में, इसकी वजह से जो है अब प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब प्रोटेक्शन मिल जाती है क्योंकि अब गवर्नमेंट है। ये भी कहीं कहीं पे होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर मिलावट कर रहा है, ये भी कहीं कहीं पे होता है, बट इन जनरल गवर्नमेंट के रहने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट के रहने की वजह से प्राइवेट सेक्टर आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी नहीं क्रिएट करता। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी नहीं, माल खत्म, सब मिलकर बात कर लिए कि माल मत बेचो, माल खत्म, माल खत्म, माल खत्म, माल खत्म, फिर प्राइसेस बढ़ेगा, हाँ आ गया माल, आ गया। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, ये इलीगल है। गवर्नमेंट बोलता है माल खत्म हो गया ना तुम लोग, कोई बात नहीं हम बेचेगा, जाओ खत्म, जाओ बंद बिजनेस। तो ये यहां पर चल। और सेल्फ रिलायंस वाला पॉइंट ये है ना कि आज पब्लिक एंटरप्राइजेस होने की वजह से इंडिया केवल एक इंपोर्टर नहीं है मटेरियल्स का, इंडिया एक एक्सपोर्टर भी है। इंडिया एक एक्सपोर्टर भी है, केवल इंपोर्टर नहीं है, इंडिया एक एक्सपोर्टर भी है। और इंडिया के एक एक्सपोर्टर होने की वजह से इंडिया बहुत सारा फॉरेन करेंसी अर्न कर पाता है, जो इंडिया के डेवलपमेंट जरूरतों को पूरा कर देता है, जो इंडिया के डेवलपमेंट के जरूरतों को पूरा कर देता है। ये यहां पर लिखा हुआ, ये यहां पर पढ़ना है। समझ में आया क्या? ये है सेल्फ रिलायंस वाला पॉइंट, ये है आपका सेल्फ रिलायंस वाला पॉइंट। बात समझ आता है? सेल्फ रिलायंस वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? हाँ सर समझ रहे। सेल्फ रिलायंस मतलब कि इंडिया आज ना केवल एक इंपोर्टर है बट एक्सपोर्टर बन पाया है। इसमें किसी एक जन का रोल नहीं है, इसमें दोनों का रोल है। क्या? इसमें दोनों का रोल है, गवर्नमेंट का भी
और प्राइवेट सेक्टर का भी। किसका बोलो तो? गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी, गवर्नमेंट का भी और एक प्राइवेट सेक्टर का भी। अंडरस्टूड सर, बात समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेल्फ रिलायंस वाला पॉइंट, ये हो गया आपका सेल्फ रिलायंस वाला पॉइंट खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी साहब क्लियर है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि आप इंपोर्ट के लिए निर्भर मत हो, खुद बनाओ उस चीज को। आज गवर्नमेंट इतना आयरन और स्टील और ये सब बिजनेसेस ऑपरेट कर रहा है, इस वजह से आज इंडिया खुद पर निर्भर है, इस वजह से इंडिया खुद पर निर्भर है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो यार इतना सारा पॉइंट्स हमने बता दिया आपको, कितना ही बताया आपको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप लोगों को अब मैं अभी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बताऊंगा कि इनका बुराई करेंगे अपने, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास के लास्ट 10 मिनट में ना कुछ क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन ये देने वाला हूं कि व्हाट आर पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड व्हाट आर देयर एडवांटेजेस या व्हाट फंक्शंस दे प्ले। आपको कोई भी 4 फंक्शंस लिखकर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बट दैट इज आफ्टर वी कंप्लीट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है ना? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब है कि लोग पब्लिक एंटरप्राइजेस की बुराई क्यों करते हैं, इनके शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है, इनमें खामियां क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहला माना जाता है पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है। प्राइवेट सेक्टर तो क्या हर चीज का कैलकुलेशन करता है, डिमांड सप्लाई कॉस्ट ये सब गवर्नमेंट का पैसा है, इतना कैलकुलेशन तो इसमें भी चलता है, बट जितना डीप प्राइवेट सेक्टर जाके कैलकुलेशंस करता है उतना डीप जाके गवर्नमेंट कैलकुलेशन नहीं करता है। नंबर 2, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स। प्राइवेट सेक्टर को पता है कि भैया काम टाइम से खत्म होना चाहिए, वरना एक एक्स्ट्रा रुपया नहीं देंगे। पब्लिक सेक्टर का करोगे, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट उनको नाराज तो करेगा नहीं। तो जो मान लो कि एस्टिमेटेड था 3 साल में काम होगा, वो 7 साल में होता है। देख लो ना ये ब्रिज और फिर वो आपका जो नेटवर्क रेलवेज का कंस्ट्रक्शन जो भी खत्म हुआ है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। हाँ तो हम लोग बात इंडिया का ही कर रहे हैं ना। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स। नेक्स्ट है हैवी ओवरहेड एक्सपेंसेस, हैवी ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऊपरी खर्चा बहुत है। मतलब हाँ, अब हैवी ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब अब गवर्नमेंट मान लो एक पार्क बना रहा है, एक फ्री हॉस्पिटल बना रहा है, अच्छा बात है, बहुत अच्छा, बट क्या इससे बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है लोगों का, लेकिन इसकी वजह से जो पैसा आना चाहिए था सोसाइटी में वो पैसा नहीं आ रहा। तो एक तरह से एक्सपेंडिचर है ये। नेक्स्ट पॉइंट जिससे गवर्नमेंट बदनाम है वो है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आप लोग समझो, प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है, आज मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर है, मेरे को पता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं किया तो मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। मेरे को अच्छा काम करना पड़ेगा, मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज देना पड़ेगा आप लोग को। बट गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट टीचर है, एटा मक करे ना बाड़ीते गए पड़े भालो को, उनकी गलती नहीं है ना भैया, उनका सैलरी फिक्स्ड है, उनको क्या मोटिवेशन है? मेरी तरह मैं जो अपना गला और फेफड़ा फाड़ फाड़ के बोलता हूं, उनको क्या जरूरत है? उनका क्या इंसेंटिव है भैया? उनका सैलरी तो फिक्स्ड है। यही है। हो सकता है मैं उनकी जगह हो तो मैं भी यही करता। हाँ माफ कर ले सर, ये आएगा, चल बाप को मत सिखा, जो भी है चल कर ले, हम भी यही बोलते। फिर हम क्यों इतना मेहनत करते थे? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अप्रोच बदल जाता है जब आप पोजीशन अपना बदलते हो। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, डिलेज, बहुत सारा अननेसेसरी डिलेज होता है, इसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म। सर रेड टेपिज्म का क्या मतलब है? डिले। रेड टेपिज्म का मतलब है डिले। सर कैसे? नहीं समझ में आया। क्या होता था ना, कोई भी फाइल आया गवर्नमेंट ऑफिस में, वो लोग फाइल को लाल टेप में बांध के अलमारी में रख देते थे, तब से इस डिले वर्क को रेड टेपिज्म बोला जाने लगा। लेबर ट्रबल, आए दिन ये लोग स्ट्राइक मार देते हैं लेबर लोग, पब्लिक एंटरप्राइज में हमारी मांगे पूरी करो, काम वाम हो नहीं रहा है। और ऐसा क्यों होता है पता है आपको? अपोजिशन पार्टी करवाता है। नहीं समझे? अगर बीजेपी का सरकार है तो जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज मान लो कोल इंडिया, एक बार के लिए अपोजिशन क्या करेगा? जो कोल इंडिया में वर्कर्स लोग काम करते हैं उसका हेड को बोलेगा कि स्ट्राइक कर दो। स्ट्राइक कर दिया 1 महीना,
कोल इंडिया लॉस में गया, अब अपोजिशन बोलेगा हाय तौबा, देखो ये लोग तो लॉस में काम कर रहा है, नीचे उतारो। अपोजिशन को तो बेनिफिट है ना इसमें। ये सब डर्टी पॉलिटिक्स चलता है, बोलते हैं ना पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। क्यों? ये एक एग्जांपल आपको दीजिए, रिजिड फाइनेंशियल कंट्रोल। रिजिड फाइनेंशियल कंट्रोल ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है हर गवर्नमेंट एंटरप्राइज का जो रिपोर्ट होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, चाहे बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब हो, वो सामने में रखना पड़ता है। वो सामने में रखना पड़ता है किसके? पार्लियामेंट के। तो भैया जो मैनेजर्स लोग हैं वो लोग कॉन्शियस है बहुत कि साला ये तो पार्लियामेंट के सामने जाएगा, प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेरा काम को देखेंगे ना, बाबा हम कोई रिस्की अफेयर नहीं लेगा। अब मान लो मैं गवर्नमेंट इंटरप्राइज को मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास एक मस्त रिस्की डिसीजन है। अगर मेरा खुद का बिजनेस होता मैं वो रिस्क ले लिया होता, बट अब मेरे को पता है कि भैया भूत बदनामी हो जाएगा, अगर भूले भटके फेल हो गए तो मैं बोलूंगा ना बाबा माफ कर। तो वो जो रिस्क लेने का जो कैपेटाइट था वो कम हो जाता है, क्योंकि एवरीबडी लाइक्स टू प्ले सेफ। ये है यहां पर। तो ये कुछ 5-6 बातें मैं आप लोगों को बताया। आइए हम और आप जो है वो 5-6 बातों को डिस्कस करते हैं। क्या था? सबसे पहला पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सबसे पहले क्या था? पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। कि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो बड़ा ही पुअर रह रहा है। ना तो टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब यहाँ ब्रिज बनना चाहिए भी कि नहीं, पता चलता है ब्रिज बनता और फिर साल भर बाद टूट जाता है। वही है, कलकत्ता में ही देख लो, फिर महाराष्ट्र में भी हुआ था, हर जगह होता ही है ये। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, समय पे ना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है ना जितना कॉस्ट एस्टिमेट था उसमें कंप्लीट हो रहा है। हेवी ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऊपरी खर्चा खूब ज्यादा है। हाँ, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत बड़ा कैपिटल ब्लॉक हो जा रहा है। मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, प्रोजेक्ट को डिले कर रहा है। लेबर ट्रबल, लेबर जब तक स्ट्राइक कर देता है। रिजिड फाइनेंशियल कंट्रोल, लेस रिस्क, क्या लेते हैं? लेस रिस्क, क्योंकि उनको क्यों आना है पार्लियामेंट की नजरों में, बुरा क्यों बने? ये है यहां पर पिक्चर, ये है यहां पर पिक्चर। और एक और प्रॉब्लम इनके साथ ये है ना कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है। प्राइवेट बिजनेस में इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पर गवर्नमेंट का बिजनेस में दोस्तों पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हद से ज्यादा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का बिजनेस में हद से ज्यादा है। गवर्नमेंट का बिजनेस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो हद से ज्यादा है भैया। अच्छा, एक क्वेश्चन इनका आया रिद्धि जी का कि भाई इंडिया में आप बोल रहे हो कि टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होता है, बाकी जगह नहीं होता। पहला बात तो यार कौन बोल रहा है बाकी जगह नहीं होता? होता है। मैं तो इंडिया तक बात कर रहा हूं, बाकी जगह कौन बोला नहीं होता? होता है। हाँ, कम होता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना जहां पर अनएडुकेटेड का संख्या ज्यादा है। मीडिया में आज आप लोग देखो ना, आज न्यूज में क्या आपको पता है $1 अब 80 रुपया हो चुका है? न्यूज में कितना बार आप लोग ये देखे हो? आप लोग कोई भी बोल नहीं सकोगे कि हम देखा है, बट आप लोग ये देखोगे कि मोदी जी आज बनारस में जाके फलाना भगवान का पूजा कर दिए, है ना। मोदी जी आज हेलीकॉप्टर से सबको हेलो कर दिए, क्या क्या कर दिया मोदी जी। नहीं, अच्छा है, वेरी गुड, मोदी जी की ये विच इज वेरी गुड, उसके लिए घंटा रखो ना, पर भाई जो मेन इश्यूज है वो तो दिखाओ ना। इसका मतलब समझ में आया क्या? कि इंडिया में ये सब ग्लैमर वाला चीज जो है ना खूब चलता है, असली बात कोई नहीं करता है। आप लोग देखो संडे को, आप लोग को अगर देखना है खांडबाजी, तो आप लोग जाओ कोई भी कचौड़ी सब्जी की दुकान में, शर्मा चले जाओ। सुबह 7 बजे देखोगे 4 अंकल हाफ पैंट पहन के आए हुए हैं, शूज पहन के, वो लोग बात करेंगे, गाली देंगे किसी को, फलाना के किसी को, बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई लॉजिक के। तो भैया ऐसा है कि क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोई इधर घूस खा रहा है, कोई इधर घूस खा रहा है, आप किसको क्वेश्चन करोगे? तो ऐसा नहीं है कि टाइम और कॉस्ट ओवररन हर जगह नहीं है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर प्रॉब्लम कम है, बस इतना ही बातचीत है।
और कुछ नहीं। सर ये मसला है क्या? हाँ जी, ये मसला। दोस्तों नाउ ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले कोई क्वेश्चन है यार अभी तक जो पढ़े हैं? एनी क्वेश्चन यार? लेबर ट्रबल, अच्छा लेबर ट्रबल बस वही है कि भैया लेबर लोग बार बार स्ट्राइक में चला जाता है और अपोजिशन पार्टी उकसा दिया, स्ट्राइक पे चला गया, काम रुक गया थोड़ा देर के लिए, तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? चलिए एक क्वेश्चन, अब एवरीबॉडी बी